नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर रमेशी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। बच्चों, हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। आज उसमें हम भारत की संघीय व्यवस्था की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने भारत के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम भारत की संघीय व्यवस्था की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। भारत राज्यों का संघ। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में संघ राज्य एंड फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वरन उसके स्थान पर राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। किसमें कहा गया है? पहले अनुच्छेद में कहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने राज्यों के संघ शब्दावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में कहा था। क्या कहा था? इस जो हमने राज्यों का संघ शब्दावली को अपनाया है उसके बारे में। यद्यपि भारत का एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौतों का परिणाम नहीं है। संघ राज्य समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये मतलब राज्यों का पारस्परिक समझौतों का परिणाम नहीं है और न ही उनके समझौतों का परिणाम है। इसलिए यहाँ भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए भारत के संविधान में राज्यों के संघ शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य की श्रेणी से हटाकर अब उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है, जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता। भारत में संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी? संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों के केंद्रीकरण या विभाजन की जो स्थिति अपनाई जाती है, उसके आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, शक्तियों के विभाजन के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। एक एकात्मक शासन, दूसरी संघात्मक शासन। यदि भारत में अधिक जनसंख्या, भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के प्रसंग लगभग एक स्थिति वाला देश होता, तो इस देश में भारत क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक विशाल देश है। मतलब यह है कि भारत में भाषा संस्कृति की एकता होती तो यहाँ पर एकात्मक शासन अपना लेते, लेकिन भारत क्षेत्र व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एक विशाल देश है। और इसके अतिरिक्त भारत में धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, आचार विचार सबकी विविधता है। यहाँ विविधताओं के बीच एकता ही इस देश के जीवन, संस्कृति, आचरण का मूल मंत्र है। अतः इस देश के लिए संघात्मक व्यवस्था ही उपयुक्त हो सकती है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय जीवन के इस मूल तत्व को दृष्टि में रखते हुए ही भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। यानी भारत एक विशाल जनसंख्या, विशाल क्षेत्रफल वाला देश है और भारत में भाषा, संस्कृति, जाति, धर्म आदि की विविधता पाई जाती है। इसलिए भारत में विविधता में एकता स्थापित करने के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक व्यवस्था और उसके लक्षण। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए संघात्मक व्यवस्था होती क्या है। संघात्मक व्यवस्था वह अंतर है जिसके द्वारा राज्य की समस्त शक्ति का विभाजन 2 प्रकार की सरकारों के मध्य होता है। संघवाद में संविधान के द्वारा जो शक्तियाँ होती है उन्हें 2 भागों में या 2 सरकारों के मध्य बांटा जाता है। ये 2 प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारों के रूप में होती हैं। संघीय सरकार की परिभाषा करते हुए फाइनर ने क्या कहा है? यह एक शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है। क्या कहता है कि इसमें
यह एक शासन है और जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग किनके पास होता है? स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है। दूसरा भाग केंद्र के पास, यानी एक भाग तो स्थानीय क्षेत्रों के पास, दूसरा केंद्र के पास, यानी शक्ति का विभाजन होता है। डायसी के अनुसार संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता, शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित है। यानी राष्ट्र की एकता और शक्ति के साथ साथ प्रदेश के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य है। देश की एकता और प्रदेश के अधिकारों दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। देश की रक्षा भी हो सके और प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा भी हो सके। वस्तुतः संघवाद एक सीमित शासन का सिद्धांत है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों दोनों की ही शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें दोनों की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है। संघात्मक व्यवस्था के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं? संघीय व्यवस्था के 4 प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं। कहते हैं कि लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान होना चाहिए। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन होना चाहिए। स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका होनी चाहिए और उच्च सदन का राज्य सदन होना। इन 4 विशेषताएं: लिखित, कठोर, सर्वोच्च संविधान, संविधान द्वारा केंद्र सरकार इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका, उच्च सदन का राज्य सदन होना। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण है। भारतीय संविधान में संघात्मक के कौन कौन से लक्षण विद्यमान हैं और संविधान का जो स्वरूप है वह संघात्मक है। वह किस आधार पर है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से लक्षण विद्यमान हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में संघराज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वास्तव में यह एक संघराज्य है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं जो इस प्रकार है। शक्तियों का विभाजन। सबसे पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। विश्व के अन्य संघात्मक विधानों की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। संघीय सूची में यानी भारत का जो मूल संविधान था उसमें संघीय सूची में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय। लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं। जो 5 विषय हैं वो 42 संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर राज्य सूची से हटाकर उन्हें समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। जो संघ सूची होती है उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो संघीय संसद को होता है और राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वह राज्य की विधायिकाओं के पास होता है। समवर्ती सूची पर दोनों का ही होता है, केंद्र और राज्य दोनों का। संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति विभाजन का उल्लेख भारतीय संविधान में अन्य किसी भी संघात्मक संविधान की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस तथ्य की व्याख्या इन शब्दों में की थी: संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र तथा एककों में वितरण होना। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमुख लक्षण क्या है? संविधान द्वारा विधायी और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच में वितरण करना। इस सिद्धांत का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है। यह कथन असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से विभाजन रेखा को बदल नहीं सकता, नहीं न्यायालय इसमें परिवर्तन ला सकता है। जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा। अब भारतीय संघवाद की दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान, भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है, लिखित है, कठोर है। यद्यपि भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह यह घोषित नहीं किया गया कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं और केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान के इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण संभव नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, अन्य प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली जाती है। संक्षेप में इस देश में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। भारतीय संघवाद की तीसरी विशेषता है स्वतंत्र उच्च न्यायालय, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के द्वारा संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करने के लिए यानी संविधान की रक्षा के लिए स्वतंत्र उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई है। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों की उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थाओं
व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। यानी जो हमारी न्यायपालिका है वो संसद और राज्य की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी ऐसे कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार है जो हमारे संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। न्यायालय की यह व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतः अनुकूल है। डॉक्टर के.वी. राव के शब्दों में, इस दृष्टि से हमारा संविधान पूर्ण सोवियत संघ स्विट्जरलैंड के संविधान से अधिक संघात्मक है। भारतीय संघवाद की चौथी विशेषता है लिखित और कठोर संविधान। हमारा संविधान कैसा है? लिखित और कठोर। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। संविधान में संशोधन संविधान में बताई गई प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है। यह पद्धति साधारणतः व्यवस्थापन की पद्धति से भिन्न है। संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में संघीय सरकार या राज्य सरकारों में किसी एक के द्वारा ही अपनी इच्छा में से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वरन प्रावधानों में परिवर्तन दोनों की सहमति से ही संभव है। इस प्रकार संविधान की संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका है। पांचवी विशेषता है उच्च सदन, राज्यों का सदन होना। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन ही है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह प्रतिनिधित्व राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित न होकर जनसंख्या के आधार पर है। संविधान के उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। पायलिन लिखा है, भारतीय संविधान के संघीय होने न होने पर विवाद उठाने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। संविधान संघवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। यानी भारतीय संविधान में संघवाद की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं वो भारतीय संविधान में निहित है। यानी भारत का जो संघवाद है वो संघवाद की जो प्रमुख विशेषताएं उन पर खरा उतरता है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण है। संविधान द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। कल हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण का अध्ययन करेंगे। आज हमने भारतीय संविधान में विद्यमान संघात्मकता के लक्षणों का अध्ययन किया है, यानी भारतीय संघवाद के लक्षणों का अध्ययन किया है। कल हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों का अध्ययन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स। आपको पता होना चाहिए कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में जो शक्ति विभाजन के आधार पर दो शासन प्रणालियाँ होती हैं, संघवाद और एकात्मकवाद, उसमें से भारत में संघवाद को अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान में संघवाद के कौन कौन से लक्षण विद्यमान हैं और एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण विद्यमान हैं, इनका अध्ययन करेंगे। और इसके आधार पर हम भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति का अध्ययन करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था की कौन सी प्रकृति है। ओके बच्चों, थैंक्स। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कल हम एकात्मक लक्षणों का अध्ययन करेंगे।